जय हिंद, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है दीपक यादव। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। कल से ये आर्टिकल काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी के अंदर देखने को मिल रहा है और आप लोगों को मालूम ही होगा, लगातार आर्टिकल्स वीडियोस पब्लिश होती हुई नजर आ रही हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कोवैक्सीन के अंदर गाय के बछड़े का सीरम इस्तेमाल हुआ है। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सीरम इस्तेमाल हुआ है तो वो क्यों किया गया है, अगर यहां पर किया है तो गाय के बछड़े का ही क्यों किया है, और ये एग्जैक्टली वैक्सीन के अंदर प्रेजेंट होता है एंड वक्त तक या नहीं होता है, इन सब चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि कल तक हमारे पास बहुत सारी स्टडीज ऐसी थी जो कि लैक करती थी कहीं ना कहीं। आज बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने स्टडीज को पब्लिश किया है और सेम आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और इंडियन एक्सप्रेस ने आज 18 जून है और आज ही आर्टिकल पब्लिश किया है जिसके अंदर यह बताया गया कि एनिमल सीरम का क्या रोल होता है वैक्सीन को बनाने के लिए। तो साथ ही साथ आप देख पाओगे ये 2 दिन पुराना आर्टिकल है। द हिंदू ने भी इस आर्टिकल को पब्लिश किया था जिसमें हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया। वो स्टेटमेंट क्या है, नो न्यू बॉर्न काफ सीरम इन कोवैक्सीन फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि जो ये कोवैक्सीन, आपको मालूम होगा जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाई गई है उसमें एक कोवैक्सीन भी है। तो यहां पर इन्होंने स्टेटमेंट ये दिया कि कोवैक्सीन का जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया गया है उसके अंदर सीरम प्रेजेंट नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुआ है। तो कहां इस्तेमाल हुआ है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां पर हम लोगों को बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें सीरम को समझना पड़ेगा। अगर हम लोग सीरम नहीं समझेंगे तो वैक्सीन और सीरम के बछड़े कनेक्शन को भी हम लोग नहीं समझ पाएंगे। ओके, ये आर्टिकल आप देख पाओगे दैनिक भास्कर ने भी पब्लिश किया है और आप लोग समझते ही होंगे दैनिक भास्कर की कितनी ज्यादा ऑथेंटिसिटी देखने को मिलती है। अब जो सीरम होता है ये ब्लड प्लाज्मा से ही बनता है सीरम, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद वैक्सीन में डेफिनेटली इसका इस्तेमाल होता है और 3 से 20 दिन के बछड़े से इस सीरम को लिया जाता है। अब यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे, ये जो हमने देखा कि ब्लड प्लाज्मा में होता है तो ऑब्वियस सी बात है जो प्लाज्मा है वो ब्लड के अंदर देखने को मिलता है। अब जो खून होता है इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। यहां पे आप देख पाओगे चीजों को अलग अलग करके डिस्क्राइब किया गया है इस पिक्चर के अंदर। अगर हम लोग बात करें खून के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है तो खून में 55% तो प्लाज्मा होता है, बाकी जो 45% होता है उसके अंदर आपको सेल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। ओके, अगर हम इन सब चीजों को साथ में कॉन्स्टिट्यूट कर दें तो वो जाकर ब्लड बनता है। ठीक है, अभी यहां पर इन चीजों को अलग अलग करके दिखाया है कि ये चीजें हमारी बॉडी में इतनी इतनी मात्रा में प्रेजेंट होती हैं। नाउ क्वेश्चन ये है कि चलो हमने ये देख लिया कि जो सीरम है वो प्लाज्मा से निकलता है, लेकिन क्या डिफरेंस होता है प्लाज्मा और सीरम के बीच में? तो एक बेहतरीन क्वेश्चन ये है। सबसे पहली बात यहां पर क्या है, जो प्लाज्मा है उसको आप सही से समझो एग्जैक्टली होता क्या है। ये एक ऐसा लिक्विड है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल फ्री पार्ट ऑफ ब्लड, मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया ये पूरे के पूरे कंपोनेंट्स हैं ब्लड के, और ब्लड के अंदर आपको सेल्स और प्लाज्मा दोनों देखने को मिलेगा। तो प्लाज्मा वो वाला लिक्विड है जिसके अंदर सेल नहीं होते, उस वजह से यहां पर इसको सेल फ्री पार्ट बोला गया है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें सीरम की, तो सीरम को एग्जैक्टली ऐसा डिफाइन किया गया है, प्लाज्मा से अगर हम लोग फिब्रोनोजेन को निकाल दें तो वो सीरम कहलाता है। अब ये क्या मतलब होगा, देखो ये जो प्लाज्मा है जिसको हमने सेल फ्री पार्ट ऑफ ब्लड बोला है, इसके अंदर एक चीज और प्रेजेंट होती है, वो है फिब्रोनोजेन। इसके साथ बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं लेकिन फिब्रोनोजेन भी एक फैक्टर होता है। अब अगर हम लोग इस फिब्रोनोजेन को निकाल दें तो हम लोग को सीरम मिल जाता है ना। क्वेश्चन ये है ये फिब्रोनोजेन क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। एक एक चीज अच्छे से क्लियर करेंगे, ध्यान से समझते रहना। आपको मालूम होगा कहीं हमारे कट अगर लग जाता है तो खून निकलना चालू हो जाता है। अब उस खून को कैसे आप कह सकते हो कैसे रुकता है वो, जब ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है वहां पर। ठीक है, अब ये जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसके अंदर मेन चीज मतलब मेन फैक्टर होता है वो होता है फिब्रिन, यानी फिब्रोनोजेन का इस्तेमाल होता है। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे येलो कलर का ये थ्रेड है। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड को आप कह सकते हो ये ब्लड क्लॉट को फॉर्म करता है, और इससे क्या होता है कि खून निकलते निकलते थोड़ी देर बाद यहां पर ब्लड क्लॉट हो जाएगा और खून वो निकलना बंद हो जाएगा। तो यहां पर इसको क्लॉटिंग फैक्टर बोला जाता है। तो फिब्रोनोजेन को निकाल दिया जाता है अगर प्लाज्मा से, तो फिर हम लोगों को ये सीरम मिल जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ है। नाउ यहां पे एक चीज और बता दूं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होगा, कहीं कट वगैरह लगता है तो विटामिन के ज्यादा अच्छी तरीके से वर्क करता है, क्योंकि विटामिन के क्या करता है, ये इस प्रोसेस को और ज्यादा फास्टर कर देता है और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और आपको मालूम होगा कि जो स्पाइडर वेब होता है, ठीक है, मकड़ी का जाला होता है, उसके अंदर ही बहुत सारी स्टडीज ये बताती हैं कि उसके अंदर भी विटामिन के प्रेजेंट होता है। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये भी रिकमेंडेशन है कि कहीं कट वगैरह लग जाए तो मकड़ी के जाले से भी यहां पर चीजों को या फिर इंफेक्शन को दूर किया जा सकता है। ठीक है, चलो वो तो कुछ हटके इंफॉर्मेशन हुई। नाउ अब यहां पे बात करते हैं जो ये मुद्दा उठा है इसकी जड़ क्या है। और आपको मालूम होना चाहिए ये मुद्दा पहली बार नहीं उठ रहा है, आज से 10 महीने पहले ये एक बार और इशू उठ चुका है।
मैं यूपीएससी कैटेगरी में पिछले 3 साल से द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहा हूं, तो ये आर्टिकल मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है इसके बारे में कि ये एक्चुअली में ये इशू क्या था। अब देखो ये फिर से इशू क्यों उठ के आया, क्योंकि यहां पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है गौरव पांधी। यहां पर इन्होंने ये बोला है कि आरटीआई के रिस्पॉन्स में ये पता चला कि जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने एडमिट ये कर लिया है कि देखो ये जो कोवैक्सीन है इसके अंदर कहीं ना कहीं न्यू बॉर्न काफ सीरम का इस्तेमाल हुआ है। न्यू बॉर्न काफ का मतलब यह है कि जो बछड़ा जिसने अभी अभी जन्म लिया हो, कुछ दिन हुए हो, तो उसके सीरम का इस्तेमाल हुआ है। सीरम क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। प्लाज्मा के अंदर सीरम देखने को मिलता है। एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो प्लाज्मा के अंदर से भी फिब्रोनोजिन जो कि क्लॉटिंग फैक्टर है उसको अलग कर दिया जाए तो हम लोग को सीरम मिल जाता है। साथ ही साथ इनके द्वारा एक ट्वीट ये भी करा गया, ये बिल्कुल हीनियस है और जो ये इंफॉर्मेशन है ये पब्लिक के पास पहले से होनी चाहिए थी, पब्लिक को ये पहले से बतानी चाहिए थी। नाउ अब क्वेश्चन ये है, क्या वाकई में कोवैक्सीन में बछड़े का सीरम इस्तेमाल हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, यहां पर हुआ है। लेकिन यहां पे आप देख पाओगे क्या लिखा हुआ है, कोवैक्सीन में नहीं है बछड़े का सीरम। मतलब ये क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, तो आपको ध्यान से ये सुनना है। कोवैक्सीन के अंदर यानी जो ये वैक्सीन है, जब आप इसको लगवाते हो, फाइनल जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ये तैयार हो गई वैक्सीन, अब ये आपको लगाई जाएगी। जब ये लगाई जा रही है तो इसके अंदर सीरम नहीं होता, लेकिन इस वैक्सीन को बनाने के लिए, बनाने का जो प्रोसेस है उसके बीच में सीरम इस्तेमाल होता है। ठीक है, मतलब कि एंड वक्त तक आते आते जब फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो उस सीरम को हटा दिया जाता है, एक तरीके से अलग कर दिया जाता है। मतलब यह है इसका। ओके, तो यही एक इंफॉर्मेशन है जिसका मिस इंफॉर्मेशन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, अब ये कैसे इस्तेमाल होता है, क्यों हम लोग सीरम का बीच में इस्तेमाल करते हैं, वो भी आगे मैं डिस्कस करूंगा। पहले तो आपको ये देखना है, जो लैबोरेटरी में वीरो सेल्स होते हैं, ठीक है, वीरो सेल्स होते हैं, उनको डेवलप करने के लिए, उनको और ग्रो करने के लिए हम लोग सीरम का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब चीजों को और क्रिस्टल क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख पाओगे बिल्कुल सेम आर्टिकल एनडीटीवी ने भी दिया था। वो क्या था कि काफ सीरम यूज तो हुआ है लेकिन वो कोवैक्सीन में प्रेजेंट नहीं है। मतलब जब आप लगवा रहे हो तो उसके अंदर सीरम नहीं है, उसको बनाने के लिए यहां पर उसका इस्तेमाल किया गया है। वो कैसे किया गया है अब हम समझेंगे। देखो क्वेश्चन ये है कि वायरस कैसे कल्चर किया जाता है। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि देखो वायरस को वायरस ही काटता है। अगर हम लोगों के अंदर अगर कोविड है, ठीक है, कोरोना वायरस है, तो उसको मारने के लिए भी जो वैक्सीन बनाई गई है वो वैक्सीन एक तरीके से वायरस ही है। लेकिन वायरस वो कौन सी फॉर्म में है, वो डेड फॉर्म में, एक तरीके से मरा हुआ है वो, ठीक है, किल्ड फॉर्म, उसको मार दिया गया है, उसको इनएक्टिवेट कर दिया गया है। अब यहां पर क्वेश्चन यह है सीरम का इस्तेमाल कहां पे हुआ, तो मैं आपको बताता हूं। अब क्या है, देखो हमें वैक्सीन बनाने के लिए क्या चाहिए, वायरस चाहिए। ठीक है, अब वायरस ग्रो कैसे होगा, कल्चर कैसे होगा, जब उसके अंदर सीरम का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मैंने भी बताया, सीरम का इस्तेमाल करने से क्या होगा, जो ये वीरो सेल्स हैं ये ग्रो होते हैं, ये डेवलप होगा और हमारे पास ज्यादा मात्रा में ये वायरस मिलेगा। फिर उसको हम लोग इनएक्टिवेट करेंगे डेड फॉर्म में और फिर उसके बाद वैक्सीन बनाएंगे और फिर ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन वो डेवलप हो पाएगी। ये इसका प्रोसेस है। लेकिन अब आपका क्वेश्चन ये होगा, तो हम लोग सीरम का इस्तेमाल क्यों करते हैं इस वैक्सीन के अंदर? देखो सिंपल सी बात है, जो ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग के डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है, हमें खाना चाहिए होता है, तभी हम जो है फूड चाहिए होगा, तभी हम ग्रो कर पाएंगे। तो उसी वजह से वायरस को ग्रो करने के लिए, वायरस की ग्रोथ बढ़ाने के लिए उसको सीरम चाहिए होता है। तभी तो वायरस अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ा रहे तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाए तो वो एक्टिवेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, प्लाज्मा में सीरम देखने को मिलेगा और उस सीरम की वजह से क्या होता है, ये वायरस और ज्यादा बढ़ता रहता है, एक्टिवेट होता रहता है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या करा जा रहा है, हमने सीरम की मदद से वैक्सीन बनाई, एक तरीके से वायरस को एक्टिवेट किया, मतलब वायरस हमने उसको ग्रो किया, वीरो सेल्स को बढ़ाया, फिर उसके बाद उसको इनएक्टिवेट किया, उसको मार दिया गया, ठीक है, डेड किया और डेड करने के बाद वैक्सीन बनाकर आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया। अब ये जब आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो आपकी बॉडी क्या करेगी, इस वायरस के प्रति एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी। देन क्या होगा, आपके अंदर जब एंटीबॉडीज आएगी तो वो जो वायरस से लड़ने में पूरी तरह से मदद करेगी। ये ऐसा प्रोसेस होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आपको ध्यान रखना है, वायरस की ग्रोथ के लिए हमें सीरम चाहिए होता है। लेकिन अब क्वेश्चन यह है, तो सीरम का इस्तेमाल तो हुआ है, लेकिन फिर अब क्या होगा, जब हम लोग पूरी तरह से इसको तैयार करते हैं, हमने क्या करा, वायरस की ग्रोथ, जो वायरो सेल्स हैं उसको हमने ग्रो कर लिया। ठीक है, अब हमारे इनफ मात्रा हो गई, अब हम लोग वैक्सीन को बनाएंगे। अब वैक्सीन को जब बनाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इस सीरम को हटा देते हैं, इसको एक तरीके से वॉश आउट कर दिया जाता है, धो दिया जाता है केमिकल से या फिर किसी भी टेक्निक से इसको अलग कर दिया जाता है। तो मतलब ये सीरम एंड वक्त पर हमारे पास नहीं होता है। सिर्फ हमने क्या इस्तेमाल किया है, इस वायरस को ग्रो करने के लिए, इस वायरस को बढ़ाने के लिए, एक तरीके से वायरो सेल्स की ग्रोथ के लिए हमने सीरम का इस्तेमाल किया है, लेकिन एंड वक्त तक ये वैक्सीन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। ये इसका सिंपल प्रोसेस है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
मतलब एंड वक्त पर जो आपको ये वैक्सीन लगी है उसके अंदर सीरम नहीं मिलेगा। ओके, सिर्फ और सिर्फ उसको प्रोड्यूस किया गया। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि चीजें क्लियर हो जाएं, क्योंकि इस आर्टिकल को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है देश भर में। नाउ अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है, ये जो काफ सीरम है यही क्यों, काफ सीरम का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो उसके पीछे जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है यूएस का, उसकी वेबसाइट ने यह बताया है कि जो काउज हैं, बेसिकली जो ये गाय होती हैं, आप कह सकते हो ये लार्ज एनिमल है सबसे बड़ी बात, और इजीली अवेलेबल होता है, ज्यादा मात्रा में देखने को मिल जाती हैं, और इनके अंदर केमिकल्स, एंजाइम्स वगैरह काफी ज्यादा हद तक देखने को मिल जाते हैं, तो उसकी वजह से हम इनको इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ अगर हम गाय के दूध की बात करें तो उसके अंदर भी अमीनो एसिड्स, शुगर जैसे कि गैलेक्टोज, ये सारी चीजें मिलती हैं। साथ ही साथ काऊ की बोन्स के अंदर जिलेटिन हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, ये मिल जाते हैं। काऊ का जो स्केलेटल मसल है वो भी काफी हद तक प्रोडक्टिव होता है, तो इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज वाई एक मेन रीजन है कि हम लोग जो ये काफ है, बछड़ा है, इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आपको ये देखना है जो सीरम है जो हम बछड़े में से निकाल रहे हैं, क्या ये अभी इस्तेमाल हो रहा है? तो ऐसा नहीं है, लगभग हम लोग 50 साल से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और ये काफी ज्यादा इफेक्टिव रहा है। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि हम लोग कैसे यहां पर इसको इस्तेमाल करते हैं। तो देखो जो गाय है ना, पहले क्या होता था, काउ स्लॉटर किया जाता था, मतलब जो गाय है अगर वो प्रेग्नेंट है, मतलब उसके पेट में एक काफ है, ठीक है, बछड़ा है, तो उस बछड़े को जन्म लेने से पहले उस गाय को मार दिया जाता था, फिर उसके बाद वहां से सीरम निकाला जाता था। लेकिन अब ये प्रोसेस पूरा मना है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है काउ स्लॉटर हमारे कंट्री के अंदर अलाउ है नहीं, तो इस चीज को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। तो आप कहोगे कि अब हम सीरम कहां से लेते हैं? तो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इन सारी कंट्रीज से हम लोग इस सीरम को परचेज करते हैं। और आज के टाइम पे भी हमने परचेज ही किया है, और बहुत टाइम से हम लोग पहले से ही परचेज करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज इसके पीछे फंडा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे अगर हम बात करें वैक्सीन बनाने के लिए, देखो लगभग 7 जानवरों का इस्तेमाल होता है। ये भी दैनिक भास्कर ने आर्टिकल दिया था, तो मैंने सोचा आपको ये भी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। पिछले 60 साल से वैक्सीन बनाने में जानवरों का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहां पर कुछ मिथ फैल रहा है, कोई झूठ फैल रहा है कि हाँ इसके अंदर सीरम प्रोड्यूस है, जो है सीरम डाल रखा है बछड़े का, ये सारी चीजें, तो बिल्कुल देखो है, लेकिन वो चीज बहुत पहले से होती हुई आ रही है। इनफैक्ट आपको देखने को मिलेगा जो पोलियो के लिए आप जो पोलियो वायरस पिलाया जाता है, ठीक है, आपको उसके अंदर भी आपको सीरम मिलेंगे, या फिर इन्फ्लुएंजा हो गया, या जितनी भी ऐसी चीजें आई हैं उसके अंदर भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है, ठीक है। इनफैक्ट आप जो भी प्रोडक्ट खा रहे हो कहीं ना कहीं उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह का हाथ होता है, तो आप लोग ऐसा नहीं कह सकते कि यहां पर कि इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल होगा तभी चीजें डेवलप होती हुई आ रही हैं। तो यहाँ पे पिछले 60 साल में वैक्सीन बनाने में लगभग 7 जानवरों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, जैसे घोड़े का, गिनी पिग्स का, बंदर, चूहे, भेड़, सुअर और बछड़े और मवेशी का, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 7वें नंबर पर बछड़े का। तो वीरो सेल्स के प्रोडक्शन के लिए सीरम का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये चीजें हो जानी चाहिए आपको क्लियर। आई होप आपको ये फंडा पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। वीडियो भले ही लंबी है लेकिन अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है। वीडियो थोड़ी सी लेट आई है, क्योंकि हम लोग अगर वीडियो थोड़ा सा लेट में कंडक्ट करेंगे तो हमें थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ज्यादा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहां पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहां पर पूछ सकते हो। नाउ स्टडी ग्लोस का ऐप लॉन्च हो चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, फटाफट जाओ उसको डाउनलोड करो और अपने जो कोर्सेज हैं वो बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में अवेल करो। तो इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।